Hello everyone, my name is Pooja Thapak and I'm presently posted as Assistant Director in Madhya Pradesh Government. I was selected through MP State Service Examination in 2018. जो लास्ट रिजल्ट आया था MPPSC का, मैं उसी बैच को बिलोंग करती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव आल्सो अपीयर्ड फॉर यूपीएससी इंटरव्यू इन 2016 एंड 17. ओवरऑल मैंने यूपीएससी में 4 मेंस लिखे हैं एंड MPPSC में The reason why I'm making this video is because recently MPPSC ने अपने सिलेबस में कुछ चेंज किया है, स्पेशली पेपर 4 में, जहाँ पे उन्होंने एथिक्स का जो पेपर है उसका नाम चेंज करके फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स में काफ़ी क्योस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, फिलोसफी पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा एंड पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं वो, जबकि ऑल ऑफ दिस इज नॉट नीडेड. Basically every time when I've appeared for mains in UPSC, I've scored 120 plus in ethics paper, and even in MPPSC my score was above 120 in ethics paper. So yeah, I can take this discretion to say कि ethics is something जो एथिक्स का पेपर इज समथिंग जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ या जिसमें मैं अच्छा स्कोर करती हूँ, एंड इसलिए आई हैव अंडरस्टूड सर्टेन बेसिक थिंग्स अबाउट इट जो आपको अच्छा स्कोर फेच करने में मदद कर सकती है. सो ओवरऑल दिस इज द रीजन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर एंड लेट्स सी, अगर आपको समझ में आता है देन इट्स वेल एंड गुड. द फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल स्टार्ट विद इज just a second. What kind of question can MPPSC ask from this topic? इससे भी पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि दो टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है बट स्टिल पेपर वही है. पेपर इज all about ethics. Paper is all about application of the ethical dimension of the ethical competence. तो जब हम एथिक्स का पेपर लिखते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, दैट आई एक्सप्लेन इन द फर्दर स्लाइड्स. सबसे पहले अभी ये जो टॉपिक जो आज मैं कवर करने वाली हूँ विच इज़ ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, मैं उसके बारे में बात करती हूँ. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चंस MPPSC में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, कुछ चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे से फीड कर लीजिए कि ये फर्स्ट मेंस होगा जो न्यू सिलेबस पे बेस्ड होगा. सो बेसिकली इतना डेप्थ में MPPSC भी नहीं जाएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, MPPSC वोंट बी गोइंग इन डेप्थ. वो आपसे बस ऊपर सरफेस पे ही रहेगा. ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर थ्योरिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, या उसका हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट पूछ सकता है. दे विल नॉट गो इन डेप्थ. तो अभी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रंथ आप उठा के ला रहे हो या साइकोलॉजी के ग्रंथ जो उठा के ला रहे हो वो ज़रूरी नहीं है. एथिक्स इज बेसिकली द एप्लीकेशन पार्ट. एथिक्स इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट. मतलब फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, मैंने एथिक्स को कभी भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं दिए, बी इट UPSC और MPPSC. 2 दिन से ज़्यादा मैंने सब्जेक्ट को कभी नहीं दिए बिकॉज इट डजंट नीड टू बी गिवन मोर देन 2 days. अगर आप इसका मेन एसेंस समझ रहे हो तो ethics is not about mugging up huge words and writing them down on the answer sheet. Ethics is about application part. आप कितना relate कर सकते हो उस क्वेश्चन को अपनी पर्सनल लाइफ से, और आप कितना रिलेट कर सकते हो कि इफ़ यू गेट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उस चीज़ को कैसे अप्लाई करोगे इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. सो इट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन पार्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को अप्लाई कैसे करोगे. The third thing which you need to remember is you are not preparing for an optional. You have to keep that in mind. आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना. You have to remain at the surface. You need to focus on smart work, not on hard work. Okay, so आपको सिर्फ चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो आप एक 6 मार्कर या 15 मार्कर जो एथिक्स में केस स्टडीज होती हैं, सो यू जस्ट नीड टू बी वेल थिंग्स ताकि अगर कोई 6 मार्कर आता है तो आप उसको ब्रीफ सको. आपको ब्रीफ पॉइंट्स उसके पता होने चाहिए. You don't have to study public administration. You just need to understand the terminology of the subject. And
it doesn't just hold true for public administration, it also holds true for ethics, क्योंकि एथिक्स में भी डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी है, मोरालिटी है, वैल्यूज है, इवन एथिक्स एज अ डेफिनेशन है। तो आपको इन सभी टर्म्स के मीनिंग पता होना ज़रूरी है, ओनली देन यू कैन पुल ऑफ एन आंसर। अगर आपको इनका मीनिंग, इनकी डेफिनेशन नहीं पता, आप इनको डिफाइन नहीं कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट द बुकिश डेफिनेशन ऑफ अ टर्म, अगर उनका रियल मीनिंग या उनमें डिफरेंस नहीं पता, यू कैन नेवर कोट एन एग्जाम्पल फॉर इट। आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी उनको नहीं समझा सकोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी टर्म्स हैं जो एथिक्स के या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टर्म्स हैं, आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, वो थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, बट जो मीनिंग है इसका भी समझिए, और जो मैं बता रही हूँ वो भी समझिए कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर टर्म का मीनिंग डिफरेंट है, हर टर्म का इसेंस डिफरेंट है, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपका जो सिलेबस है, आप उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वेन एवर यू स्टडिंग यू शुड हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ योर सिलेबस, एंड ईच एंड एवरी टर्म जो उसमें मेंशन किया गया है, वो आपको उसके रियल मीनिंग प्लस उसकी 2 लाइन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड इफ यू डू दिस मच, आपका पेपर आराम से आप उसमें 100+ स्कोर कर सकते हो, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू राइट समथिंग और द अदर फॉर एवरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो हर टर्म का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, हर टर्म पे आपके पास 1-2 लाइन का सेंटेंस फ्रेम होना चाहिए जो आप याद कर सको, जो आपके दिमाग में फीड रहे। सो नो मैटर क्या क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू राइट समथिंग अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, अगेन सेम चीज़ है कि एक 6 मार्कर में ज़्यादा से ज़्यादा वो थिंकर के बारे में पूछ लेंगे, एब्राहम मैस्लो पूछ लिया या मैकग्रेगर पूछ लिया, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो थिंकर और उसकी थ्योरी का आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, जस्ट उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा उस टॉपिक को डेप्थ में कवर नहीं करना चाहिए। The most important thing, I'm sorry, I'm missing a word over here. The most important thing is application part. I'm again and again stressing on this particular thing, application part, because it's really important. It's really that important कि आपको application part में बहुत अच्छे से well versed होना ज़रूरी है, because जितना आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आप उतना ज़्यादा better answer कर पाओगे। Now, even if I talk about this motivation theory, अगर आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट ओनली यूज इट when it is asked directly, you can also use it in your case studies. आप case studies में भी उसका use कर सकते हो। So it's not just the theoretical part जो आपको समझना जरूरी है, application part जो आपको समझना जरूरी है। I'll give you some examples in the later slides, but ये चीज़ पर I can't emphasize enough. It's really really that important. सो ओवरऑल सार क्या निकल के आ रहा है इसका कि आपको पब्लिक के मोटे मोटे बाइबल या ग्रंथ नहीं खरीदने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो मोटी मोटी जो बुकलेट्स आती है वो नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ हर टॉपिक को ब्रीफली कवर करना है, उसके बारे में 1 या 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, बाकी खींचना आना चाहिए। एंड ये दिस इज द ट्रुथ, अगर आपको आंसर बनाना नहीं आता, यू कैन नेवर क्लियर एनी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और यूपीएससी फॉर दैट मैटर। आपको 2 पॉइंट से 3 पॉइंट्स के बेसिस पे भी एक 6 मार्कर या 15 मार्कर बनाना आना चाहिए। एंड जो ये कर पाते हैं वो ही मेंस निकाल पाते हैं, बिकॉज आप सब चीज़ रट नहीं सकते, आप सब चीज़ याद नहीं कर सकते हो। यू नीड टू नो हाउ टू फ्रेम आंसर्स एट द मोमेंट इटसेल्फ। जब आपके पास सामने क्वेश्चन पेपर आया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हर टॉपिक पे होना चाहिए, इतना रटना नहीं है। एंड सो स्टॉप बाइंग दीज बाइबल्स एंड भगवद गीता जो आपको कोचिंग वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। मोटा मोटा हर चीज का नॉलेज हो और उसको अप्लाई कैसे करना है वो आना चाहिए, दैट्स इट। एथिक्स इज ऑल अबाउट दिस। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू टेल एवरीवन, बिकॉज एथिक्स सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट रहा है, एंड आई डोंट नो क्यों लोग समझ नहीं पाते, बट इट्स द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर मी। एंड आई रियली वांट टू टेल यू कि कैसे यू कैन स्कोर इजीली 100+ इन दिस
paper and how you need to answer a particular question in especially in paper 4. See, मैंने personally जो किया, I'll share my experience. I never wrote any answer. I'm sorry. I never wrote any answer as an aspirant. Never. This is a strict no for me. मैंने जो 3 घंटे, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, मैंने जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, आई हैव रोट आंसर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. For those 3 hours, I was writing from the point of view, by having a point of view of an administrator, not of an aspirant. Because then as an aspirant, आप बेसिकली खुद को कन्फाइन कर लेते हो बहुत सारी चीज़ों में. आप खुद को बुक्स में या जो आंसर्स आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए गए थे, आप खुद को उनमें कन्फाइन कर लेते हो. बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू ट्राई टू ब्रिंग ऑन डिफरेंट डायमेंशंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, व्हाट इज हैप्पीनेस. ओके, एंड जब ये क्वेश्चन आया था तो इवन बेस्ट ऑफ माइंड्स वर बिविल्डर्ड कि मतलब लिखना क्या है इसमें एग्जैक्टली, कि हैप्पीनेस है क्या. तो मोस्ट ऑफ द पीपल, उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ मैं ये कर लूँ तो मैं हैप्पी हूँ, मैं वो कर लूँ तो मैं हैप्पी हूँ. या फिर एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने ये भी लिख कर आया था कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो मैं हैप्पी हूँ. बट बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी मैंने अपना प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड किया था. तो पर्सनल, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है. मेरे लिए हैप्पीनेस है इफ आई एम एबल टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज विद फुल इंटीग्रिटी. That is happiness for me. If after getting selected I am able to help, you know, any person who is in need, या मैं आधा काम भी वो कर पाती हूँ जो मैं सोच कर आई थी सर्विसेज में, तो that is happiness for me. If at the end of the day am I able to help someone who needs me, someone who really needs to, you know, get benefited from a scheme of government, या फिर किसी भी वे में मैं किसी पर्सन को हेल्प कर पा रही हूँ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी. इफ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, इन द डेवलपमेंट ऑफ माई स्टेट और नेशन, दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी. सो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, विच वॉज पर्सनल एंड विच वॉज एडमिनिस्ट्रेटर. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं क्या करना चाहूँगी या मेरे लिए हैप्पीनेस के क्या मायने रहेंगे, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एंड दैट इज हाउ आई रोट ईच एंड एवरी आंसर, स्पेशली इन एथिक्स पेपर. नाउ हमें हमेशा एथिक्स में कुछ थिंकर्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ थ्योरीज वगैरह पूछी जाती है, जैसे बुद्धिज्म है. आई विल टेक एग्जांपल ऑफ बुद्धिज्म. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुद्धिज्म लिख दिया. अब आपने बुद्धिज्म लिख दिया, आपने बता दिया बुद्धिज्म के ये 3-4 रूल्स हैं, और इसने सुत्ता पिटका लिखी, इसने मैंने पिटका लिखी. बुद्धिज्म के क्या है, वायलेंस नहीं करना, यू नो टॉलरेंट पॉलिसी फॉलो करना है, फलाना ढमकाना, उनके सब चीज़ें लिख ली. बट इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, क्योंकि सब कोई वो लिख रहा है, हर कोई वही लिख रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं किया आपने. सो हाउ इज योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन. यू नीड टू जम्प टू दिस लेवल. यू नीड टू राइट एन आंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर. बुद्धिज्म का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लीडर कौन सा रहा है, अशोका. यू नो, when we talk about an administrator, क्या है वो, लीडर है. अशोका was also a leader. अशोका was also a leader जिसने बुद्धिज्म फॉलो किया था. तो अशोका की पॉलिसीज क्या थी, अशोका was tolerant. अशोका thought about the happiness of his subjects. In the happiness of the subjects lay the happiness of the king. तो अशोका was tolerant. अशोका was more concerned about the happiness of people. अशोका को हम कह सकते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, वो था उसमें. एंड ये सारी क्वालिटीज किसकी है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की. तो बुद्धिज्म से एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्वालिटीज ले सकता है, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर.
especially in your conclusion. When you're writing about a theory, when you're writing about a thinker, you need to explain कि एक administrator को उस theory से क्या मदद मिलने वाली है. You have to understand this कि वो आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है ethics के पेपर में कि बुद्धिज्म क्या है. ये वो आपसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं NGS पेपर 1. They know आपने हिस्ट्री का पेपर दिया हुआ है. उनको मालूम है आपको पता है क्या है बुद्धिज्म. उनको मालूम है कि आपको पता है क्या थिंकर्स क्या थ्योरीज है. एथिक्स में दे रियली वांट टू नो कि आप उस थ्योरी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अप्लाई करोगे, कैसे यूज करोगे, कैसे उन थिंकर्स की जो साइकोलॉजी थी उनको आप इनहेरिट कर पाओगे और कैसे उनको इम्बाइब करके आप अप्लाई कर पाओगे. सो that is what is ethics paper is all about, and this is what you should do कि आप जब कोई भी थिंकर या थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बताएं कि आप एज अ ऑफिसर या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे. ये इम्पोर्टेंट है. एस्पिरेंट की तरह लिखना छोड़ दीजिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लिखना स्टार्ट कीजिए. एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे लिखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एथिक्स में मार्क्स लेकर आता है. एथिक्स इज नॉट अबाउट मगिंग अप एंड राइटिंग इट ऑन द पेपर. इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन को रिलेट. यू नो, आप कितने बेहतर तरीके से को रिलेट कर सकते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से अपने रियल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के एग्जाम्पल्स को पेपर में लिख सकते हैं, आप कैसे थ्योरीज को केस स्टडी सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. बुक्स के बाहर निकलना जरूरी है, एंड बुक्स के बाहर निकलने के लिए यू हैव टू स्टॉप राइटिंग द पेपर एज एन एस्पिरेंट. यू हैव टू स्टार्ट thinking as an administrator. You have to start writing your answers as an administrator. I have done this. It has worked for me, and I really think that it will work for everyone जो ये ट्राई करेगा. Now एक छोटी सी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं एथिक्स का देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि एथिक्स क्या होता है. सो एक इजी डेफिनेशन है एथिक्स की. इट इज अ स्टडी ऑफ मोरालिटी. नाउ मोस्ट ऑफ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि मोरालिटी क्या है, एथिक्स क्या है, तो ये वाली डेफिनेशन पर हम बाद में आएंगे. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इट इज अ डायरेक्शन और वे टू कंडक्ट वन सेल्फ. आप खुद को कैसे कंडक्ट करते हो, आपके लिए लाइफ में क्या गुड है और क्या बैड है, इसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, डीएम मीन्स डिसीजन मेकिंग, इसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एथिक्स है. एथिक्स इज अ डायरेक्शन, इट्स अ गाइड जो आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है. बेसिकली क्या सही है क्या गलत है ये कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना. अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको रास्ते में कोई पर्स गिरा हुआ मिला, उसमें बहुत सारा पैसा है. अब इफ यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, आप पर्स खोलोगे और अगर उसमें उसका कोई आईडी कार्ड वगैरह है तो आप उसके थ्रू पता लगाने की कोशिश करोगे कि बंदा कौन है और आप उसको पर्स रिटर्न कर दोगे. ऑन द अदर हैंड, नाउ यू आर बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन, आपने रिटर्न करने का सोच रहे हो. ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा है, वो भी ऑनेस्ट है, अच्छा बंदा है, बट आज उसके घर में ना खाने को कुछ नहीं है. वो घर जाएगा, उसको अपनी डेली मजदूरी से कुछ कमाई नहीं हुई और उसके पास कुछ पैसा नहीं है, बच्चे उसके भूखे पड़े हुए, एंड उसको भी वो पर्स मिला. नाउ ही हैज दिस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं क्या करूं, पर्स वापस करूं या मैं ले लूं कि ये पैसे से आज मेरे बच्चे खाना खा पाएंगे. तो उसका गुड और बैड आपके गुड और बैड से डिफरेंट है. आपके गुड और बैड से मतलब जो फर्स्ट पर्सन था जिसको पर्स मिला था उससे डिफरेंट है. उसका गुड और बैड की रीजनिंग डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उसका गुड और बैड डिपेंड्स ऑन दी एंड. ठीक है, उससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, या तो वो अपनी वैल्यूज देख ले या फिर वो प्रॉफिट देख ले, उसकी एंड पे डिपेंड करता है. जो फर्स्ट पर्सन है उसका गुड और बैड किस पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स पे, कि भैया जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है. उससे अच्छा हो बुरा हो वो कोई मतलब नहीं है, मेरा जो मीन्स है वो सही होना चाहिए. और सेकेंड पर्सन का क्या है, मेरा एंड, उसका एंड जुड़ा हुआ है
कि या तो वो अपनी वैल्यू संभाल ले या फिर वो प्रॉफिट ले ले, आज अपने बच्चों को खाना खिला ले। तो ये गुड और बैड डिसाइड होता है। एथिक्स कोई एक स्टैंडर्ड थंब रूल नहीं है कि एथिक्स का मतलब सब गुड है या फिर सब बैड है। एथिक्स एक वे ऑफ कंडक्टिंग योर सेल्फ है जिससे आप सही और गलत की पहचान करते हो। इट इज अ स्टडी ऑफ मोरालिटी। अब मोरालिटी क्या है इस पे हम बाद में आएंगे। तो मैंने बताया कि आप कैसे डिसाइड करते हो। नाउ डिसीजन ईदर इज बेस्ड ऑन द मीन्स और इट इज बेस्ड ऑन द एंड्स। तो जो डायोंटोलॉजिकल अप्रोच होती है वो क्या बोलती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, कि उससे क्या होता है क्या नहीं होता, आपका एक्शन अच्छा या बुरा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी उसके मीन्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो झूठ है, अगर आप चोरी कर रहे हो तो वो चोरी है, भले ही उससे कुछ अच्छा हो रहा है, भले ही उससे आपके बच्चों का पेट भर रहा है, या फिर भले ही उस एक झूठ बोलने से किसी का अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा होने से बच रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। झूठ मतलब झूठ है। तो इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन मीन्स, उसको एंड से कोई मतलब नहीं है। पर जो टीलियोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या बोलती है, वो बोलती है एंड। अगर अंत अच्छा है तो सब अच्छा है, कोई मतलब नहीं है कि आपने झूठ बोला या आपने चोरी करी, अगर उससे आपके बच्चों का पेट भर रहा है, क्योंकि आपने चोरी तो नहीं करी, बेसिकली आपको वो रास्ते में गिरा हुआ मिला था, तो अगर उसके उस पर्स में जो पैसे उसकी मदद से आपके बच्चों का पेट भर रहा है तो वो सही है। तो बेसिकली एथिक्स में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, इट डिपेंड्स, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एथिक्स इज बेसिकली योर गाइडिंग लाइट, जो आपको बताएगी कि क्या सही है या गलत है, बेस्ड ऑन आपके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट है या बेस्ड ऑन आपके लिए एंड्स इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जो थे वो टीलियोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करते थे। उनका कहना ये था कि बैड मीन्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड थ्रू गुड एंड्स। सो सॉरी, डिओंटोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करते थे गांधी जी। उनका उनका ये मानना था कि अगर आपके मीन्स अच्छे हैं तो इट डजेंट डिपेंड आपका एंड अच्छा होता है कि नहीं होता, वो अच्छा है तो मतलब सब अच्छा है। तो अगर डिओंटोलॉजिकल के लिए कभी किसी का एग्जाम्पल देना हो तो हम गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ मोरालिटी, मोरालिटी क्या होती है? हाँ, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एथिक्स की वो यही है कि इट इज अ स्टडी ऑफ मोरालिटी। क्योंकि बट स्टूडेंट्स सबसे पहले इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोरालिटी क्या है, तो मैंने आपको दूसरे वे में समझाया। बट अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है एथिक्स की तो वो यही है। अब मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी इज बेसिकली कि डूज एंड डोंट्स। मोरालिटी को हम कह सकते हैं डूज एंड डोंट्स। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो डूज एंड डोंट्स है वो दो तरीके से डिसाइड होते हैं। एक तो बेस्ड है सोशल कन्वेंशन, जो सोसाइटी के जो कन्वेंशन होते हैं उस पे, इसको हम सॉरी कस्टम भी बोल सकते हैं। जो कस्टम सोसाइटी में सेट हुए हैं वो सोसाइटीज के कन्वेंशन होते हैं। एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन रीजन rather than convention. The other do's and don'ts are decided by a reasoning. तो पहला तो जैसे हम मॉरल पुलिसिंग बोलते हैं ना, सोसाइटी का कहना है कि अगर कोई कपल है साथ में घूम रहा है गलत है। अब रीजन, ठीक है, रीजन उसके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रही, बट हाँ सोसाइटी का बेसिक कन्वेंशन है। तो इसके लिए यूपी में लॉ भी पास हो गया था। तो ये सोसाइटी के कन्वेंशन है, ये सही है या गलत है इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, सोसाइटी का कन्वेंशन है कि लड़कियों को घर में काम करना चाहिए, ये सोसाइटी का कन्वेंशन है, एक बना हुआ था। जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको फेमिनिस्ट इशू नहीं बनाइएगा, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट आई एम जनरली सेइंग कि हाँ ये प्री कंसीव नोशन है कि लड़कियों को घर में रह के काम करना चाहिए, बाहर काम नहीं करना चाहिए, कस्टम था। ये डूज एंड डोंट्स में आता था कि लड़कों को ये करना चाहिए, उनको उनको बाहर जाके कमाना चाहिए, लड़कियों को घर में रह के काम करना चाहिए। तो ये मोरालिटी वॉज बेस्ड ऑन सोसाइटीज कन्वेंशन। द अदर मोरालिटी इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। घर में अगर जरूरत है और जो इंसान काम करने में सक्षम है
उसे बाहर जाके काम करना चाहिए, और जिससे घर का काम आता है उसे घर का काम करना चाहिए. दिस इज बेस्ड ऑन रीजनिंग इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशन विच हैज ऑलरेडी बीन सेट बाय द सोसाइटी. हम रीजनिंग पे काम करेंगे. एंड एथिक्स लेटर पार्ट की स्टडी है. एथिक्स इज नॉट द स्टडी ऑफ मोरालिटी सेट बाय सोसाइटीज कन्वेंशन. एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी बेस्ड ऑन रीजनिंग. हमने इन सब में किया है रीजनिंग किया है कि क्या सही है क्या गलत है. कोई प्री कंसीव नोशन नहीं रखा है कि अगर उसने चोरी किया है तो वो गलत ही है ना. टेलियोलॉजिकल अप्रोच, जरूरी नहीं है कि वो गलत है, उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है. तो बेसिकली मोरालिटी की स्टडी बेस्ड ऑन रीजनिंग इज एथिक्स. एथिक्स डज नॉट डील विद सोसाइटीज कन्वेंशन, इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग कि अगर रीजनिंग के बेसिस पर ये मॉरल है कि नहीं है. तो ये ब्रीफ ओवरव्यू था, बट हाँ, अगर आप इतना भी लिख कर आते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट. ये बेस्ट वे है टू डिफाइन एथिक्स एंड ये बेस्ट वे है टू डिफाइन मोरालिटी. नाउ ये बकरबाजी बहुत होगी. जो टॉपिक था वो था ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन. अब ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन में जो थिंकर्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं जो मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, वो ये 4 थिंकर्स हैं. एक है अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, डेविड सर है, फिर है डॉगलस मैकग्रेगर. तो ये 4 थिंकर्स हम कवर कर लेंगे. उसके अलावा कुछ थ्योरीज है. ये थ्योरीज में वो भी थ्योरीज इंक्लूडेड है जो इन थिंकर्स की बात हमने पहले करी थी, और कुछ अलग से थ्योरीज भी है, जैसे ईआरजी थ्योरी है, कॉग्निटिव एवोल्यूशन थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है. मैं 2-2 लाइन हर थ्योरी के बारे में कवर कर दूंगी. इन थ्योरीज में डेप्थ में जाना अगेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी ने क्या चीज बताई है एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द ह्यूमन मोटिवेशन एंड नीड. सो दिस इज वॉट यू नीड टू प्रिपेयर एंड दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर. अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल या कुछ जो रटने वाला पार्ट है वो सिर्फ यही है, ये 4 थिंकर्स और थोड़ी बहुत थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि एमपीपीएससी में डायरेक्टली ये थ्योरीज आएंगी. आप इनको यूज कर सकते हो टू आंसर एनी क्वेश्चन. द एटमोस्ट जो पूछा जा सकता है वो ये थिंकर्स ही है, ये 4 थिंकर्स, स्पेशली अब्राहम मैस्लो, क्योंकि वो फर्स्ट थ्योरिस्ट थे जिन्होंने एक डिटेल थ्योरी दी थी मोटिवेशन पे. तो ये थिंकर्स से ज्यादा मुझे नहीं लगता वो कुछ पूछेंगे. इन केस पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए थ्योरीज का. नाउ व्हाट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन को अगर डिफाइन करें तो मोटिवेशन इज समथिंग जो चीज आपको विलिंगनेस दे अंदर से. जैसे अभी आपका मोटिवेशन क्या है, एमपीपीएससी क्लियर करना है. क्यों करना है? मुझे अधिकारी बनना है. ठीक है, किसी को डीसी बनना है, डीएसपी बनना है. तो या तो किसी को भैया पावर चाहिए या फिर किसी को पैसा चाहिए. आपके 2 मोटिवेशन है, पावर या मनी. ठीक है, तो जो चीज आपको ड्राइव करे, यो समथिंग विच गिव्स यू विलिंगनेस टू डू समथिंग, दैट इज मोटिवेशन. ओके, मैं इसके कंसेप्चुअल पार्ट पे नेक्स्ट स्लाइड पर आऊंगी. अब मैं सोच रही हूँ पहले वो कवर करती हूँ मैं. मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या होता है? एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है. जैसे आपकी नीड क्या है? पावर या फिर मनी. ये नीड आपके अंदर एक मोटिवेशन या ड्राइव पैदा करती है कि आपको इस चीज को फुलफिल करना है. और ये मोटिवेशन और ड्राइव आप क्या करता है? आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. सो बेसिकली आपको बनना है, क्या बनना है? आपको डीसी बनना है. ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बनना है. अब आपका मोटिवेशन और ड्राइव आ रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो? एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. जब आप बन जाओगे तो क्या आप फिर से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे. आप बुक्स को उठा के कहीं कुन्ने में डाल दोगे, बिकॉज योर नीड इज सेटिस्फाइड. सो जो मोटिवेशन है, जो पर्टिकुलर मोटिवेशन है, वो एक टाइम पे किसी पर्टिकुलर नीड के लिए मर्ज होता है. और क्यों? क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है, एक डेफिशिएंसी है, जिस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको वो मोटिवेशन लगता है उस टाइम पर, और ये आपकी नीड्स सेटिस्फाई करती है. तो क्या एमपीपीएससी आपसे ये पूछने वाला है कि आपको एमपीपीएससी के लिए क्या क्लियर करने के लिए क्या मोटिवेशन आने वाला है? नहीं. वो बेसिकली आपसे पूछेगा एक लीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपको ये बताना होगा कि अगर आप एक डिप्टी कलेक्टर हो और आपके नीचे का अमला, पटवारी, आरआई, तहसीलदार काम नहीं कर रहे, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे? ठीक है, धीरे धीरे हम इस चीज पे आएंगे कि
क्या क्या नीड्स होती है और उनके लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन होता है. पर बेसिकली अगेन यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग मोटिवेशन एज अ लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. और यही आएगा, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन नहीं आ सकते. कि अगर आपको अपने स्टाफ को या आपको अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स या अमले को मोटिवेट करना है तो कैसे, तो आप उनकी नीड्स देखोगे कि कौन सी नीड्स उनकी है जो अनसेटिस्फाइड है, उस नीड्स पे काम करोगे, वो मोटिवेशन दोगे जिससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो सके. अब फॉर एग्जाम्पल जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी अनसेटिस्फाइड नीड क्या है कि उनका सिलेक्शन हो जाए. सो उनका ड्राइव क्या है कि मुझे सिलेक्शन करना है. जब उनकी ये नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो हो सकता है फिर कोई दूसरी अनसेटिस्फाइड नीड आ जाए कि भैया मुझे पोस्ट कम मिली है, अब मुझे डीएसपी भी मिल गई पर मुझे डीसी बनना था. तो अब दूसरी अनसेटिस्फाइड नीड इमर्ज हो जाएगी, फिर उसके मोटिवेशन में फिर से प्रिपेयर करेंगे. जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर तीसरे के हे भगवान मैं क्यों डीसी बन गया, अब मुझे छुट्टी नहीं मिल रही. So, ये फैक्ट है, ये सच है. सो दिस इज अ फनी वे टू एक्सप्लेन इट, बट येस दिस इज अ फैक्ट. सो योर अनसेटिस्फाइड नीड्स कीप ऑन इमर्जिंग, एंड उसको सेटिस्फाई करने का लिए जो ड्राइव चाहिए होती है, जो विलिंगनेस चाहिए होती है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं. So this is the best way to explain what is motivation and how it can be connected with needs, how it can be related with needs. So basically both go hand in hand. Needs की वजह से ही motivation आता है. Now motivation की basic definition तो है it is a willingness to do something, but अगर और अच्छे से उसको define करना है अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका ये होगा कि मोटिवेशन कंसिस्ट ऑफ इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस. स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है इसकी कि इट इज द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल. अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, पर्सनल गोल हो सकता है, प्रोफेशनल गोल हो सकता है, बट इन तीनों का अमलगमेशन, आपका इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस का अमलगमेशन को मोटिवेशन बोलते हैं. अब इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है कि आप कितनी एनर्जी के साथ, कितने पैशन के साथ आप ट्राई कर रहे हो. यानी इफ यू आर स्टडिंग फॉर 12 आवर्स 15 आवर्स टुगेदर, यू नो आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यू नो आप में बहुत ज्यादा पैशन है, यू आर वर्किंग रियली हार्ड. बट अगर आप 15 आवर्स सिर्फ मोटिवेशन पढ़ रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो, और आपने वो 15 आवर्स पता नहीं कुछ भी अनटिशंट पढ़ने में लगा दिया, तो आपका डायरेक्शन गलत है ना. बेसिकली अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है पर उसका हार्ड वर्क इस चीज में नहीं लग रहा है कि वो पढ़े, उसका हार्ड वर्क इस चीज में लग रहा है कि उसका दोस्त ना पढ़े, तो द डायरेक्शन इज नेगेटिव, है ना. ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है. तो मोटिवेशन से अपने गोल अचीव करने के लिए क्या जरूरी है कि इंटेंसिटी हो, बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ठीक है, सही डायरेक्शन में हो. आप हार्ड वर्क अपने दोस्त को फेल करने की जगह खुद को पास कराने में लगा रहे हो, या फिर आप हार्ड वर्क सिर्फ बकवास पढ़ने की जगह अच्छा काम करने में लगा रहे हो, अच्छी चीजें पढ़ने में लगा रहे हो ना. द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. सो योर हार्ड वर्क इज amalgamating with the smart work. It is your energy is channelized in the right direction. And then persistent efforts. persistence effort क्या होते हैं कि अगर मान लो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, इट डजंट मीन कि आप गिव अप कर दो. यू कीप ऑन ट्राइंग, आपके एफर्ट्स कंटिन्यूस वे में रहते हैं. सो दैट इज परसिस्टेंस, कि आपकी हार्ड वर्क पॉजिटिव डायरेक्शन में लगातार रहे, उसमें ब्रेक ना आए, कंटिन्यूटी बनी रहे, आप उसको बार बार रोको नहीं. सो दिस इज मोटिवेशन ना. दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू डिफाइन मोटिवेशन, दैट एक इंडिविजुअल की इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स अटेनिंग अ गोल. जो नीड है, जो अनसेटिस्फाइड है, उसको अटेन करने के लिए, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप इन तीनों चीज के साथ लगे रहते हो, उसको मोटिवेशन बोलते हैं. This is how you will define motivation. This is the correlation between need and motivation. And इससे ज्यादा इस टॉपिक में और कुछ नहीं करना है. नाउ जो स्टैंडर्ड चीजें हैं जो पढ़नी है, उसमें थ्योरी है सबसे पहले, एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर ओनली दिस थ्योरी. सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है मैस्लो की. अब मैस्लो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले थ्योरिस्ट थे जिन्होंने डिटेल्ड थ्योरी दी थी मोटिवेशन की.
मोटिवेशन की दो तरह की थ्योरीज है, सॉरी, मोटिवेशन की दो तरह की थ्योरीज है। एक तो जो अर्ली 1950s में आई थी, 1950s में आई थी, एंड कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है जो गोल सेटिंग थ्योरी है या फिर जॉब थ्योरी है, वो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है। जो अर्ली 1950s में आई थी उनमें वो तीन चार थिंकर्स की थ्योरी है, एंड वन ऑफ देम इज मैस्लो। अब मैस्लो के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इन्होंने पहली डिटेल थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, दूसरी ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी थ्योरी का नाम था हिरार्की ऑफ नीड्स। बस बस इतना ही पता होना चाहिए मैस्लो के बारे में। मैस्लो का रिश्ता नहीं भेजना है कहीं तो उस पर डिटेल्ड विकीपीडिया में उनके बारे में पढ़ना बंद कर दो, सिर्फ ये दो लाइन बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये डायग्राम रटना है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। हिरार्की ऑफ नीड्स यही है। सबसे पहली नीड है, इन्होंने बेसिकली एक हिरार्की बनाई थी। हिरार्की क्या होता है कि एक लेवल होता है बॉटम से लेकर टॉप तक, और इनकी पहली नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है? जो आपकी बेसिक रोटी कपड़ा मकान, ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये हमारी बेसिक नीड होती है। फिर आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या होती है? अब रोटी कपड़ा मकान आ गया, पर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब मतलब मकान है पर दरवाजा नहीं है उसमें, दरवाजा है तो कुछ और चीज नहीं है, मतलब ठीक है 100 तरीके की चीजें जो आ जाए। प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, मतलब ना जमीन नहीं खरीदी पापा ने, तब जमीन खरीद ली होती तो आज 1 करोड़ की होती। हर हर घर का पेटेंट डायलॉग है। तो ये आपकी सेफ्टी नीड्स है कि आपने जो आपका जो इनकम का फ्लो है वो रेगुलर बना रहे और आपकी फैमिली फिजिकली एंड इमोशनली प्रोटेक्ट रहे। दिस इज सेफ्टी नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग, इसको लव एंड बिलोंगिंग तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोशल नीड। बेसिकली इट्स अ सोशल नीड। सोशल नीड यहाँ पे लिख लेना इसको, सोशल नीड। अब सोशल नीड इसका मतलब यही होता है लव एंड बिलोंगिंग के, मतलब आपका सोशल कनेक्शन हो, आपके फ्रेंड्स हो, यू नो आप सोसाइटी में आपका एक नेटवर्क हो, तो दिस इज सोशल नीड कि सोसाइटी में आपकी एक रिकॉग्निशन हो, आपका रिकॉग्निशन से भी ज्यादा आपका एक सर्कल हो, आपका एक नेटवर्क हो, दैट इज सोशल नीड। ये मिडिल ऑर्डर नीड होती है। ये नीचे की दो जो है ये ये आपकी लोअर ऑर्डर नीड है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सोशल नीड जो है ये आपकी मिडिल ऑर्डर नीड है, एंड देन आपकी दो हायर ऑर्डर नीड आती है। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम। सबसे पहले आती है एस्टीम। एस्टीम क्या है? आपने कुछ गोल सेट किए हैं, आपके कुछ एम्बिशन है, या आप चाहते हो कि लोग आपको आपके अचीवमेंट से पहचाने, तो दैट इज एस्टीम। व्हेन यू वांट टू अर्न अ पर्टिकुलर स्टेटस और सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ इन द सोसाइटी, वो है एस्टीम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्सप्लेन करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि जब आप किसी और चीज से मोटिवेट होना बंद हो जाए, जब आप सिर्फ अपने काम से मोटिवेट हो, जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगो, आपको ना पैसे की जरूरत है, ना आपको उस काम से किसी तरह की अचीवमेंट की जरूरत है, आप सिर्फ काम के लिए काम करो। जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे कैलाश सत्यार्थी, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैलाश सत्यार्थी फॉर दिस केस। कैलाश सत्यार्थी नेवर वर्क फॉर यू नो, जब तक उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, आई डोंट थिंक कि किसी को भी पता था उनके बारे में। ही वर्क फॉर चिल्ड्रन एंड देयर आर मेनी एनजीओ जो किसी की भलाई के लिए काम करते हैं, सो दे वर्क जस्ट फॉर वर्क। उनको उसके बदले में कुछ रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, उनको उसके बदले में कुछ पैसा नहीं चाहिए, वो अब काम के लिए काम करते हैं। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आपको किसी भी तरह की मॉनेटरी या कोई और इंड्यूसमेंट मोटिवेट करना बंद कर दे, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। The need for doing work itself, you know, you are deriving the pleasure out of your work itself. आप सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हो, that is self actualization. So basically मैस्लो ने ये 5 नीड्स बताई थी और इनकी हिरार्की बनाई थी, जिसमें फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी आदि लोअर ऑर्डर नीड्स, द मिडिल ऑर्डर नीड इज योर सोशल नीड, जहाँ पे आप सोशल नेटवर्क या फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हैं, एंड ये ऊपर की जो 2 नीड्स हैं वो हैं आपकी हायर ऑर्डर नीड्स।
जिसमें आप बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रिकॉग्निशन पे काम करते हैं। अब इनको एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। मैस्लो का कहना था कि although no need is ever fully gratified, a substantially satisfied need no longer motivates. मैस्लो की जो थ्योरी ऑफ नीड्स है, इसको हिरार्की ऑफ नीड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मैस्लो का कहना था कि ये एक बॉटम टू अप वाले लेवल पे जाती है, टॉप टू बॉटम या किसी भी तरह से बीच में वापस रिटर्न नहीं होता। आपकी एक नीड सेटिस्फाई होती है तो आप एक लेवल ऊपर बढ़ते हो, फिर आप अपनी दूसरी नीड सेटिस्फाई करते हो, फिर आप एक लेवल बढ़ते हो, फिर आप अपनी तीसरी नीड सेटिस्फाई करते हो, फिर आप एक लेवल बढ़ते हो। तो उन्होंने एक यूनिडायरेक्शनल वे बताया था हिरार्की ऑफ नीड सेटिस्फाई करने का, कि आप पहले एक नीड सेटिस्फाई करोगे, जब वो हो जाएगी तो आप दूसरे पे आओगे। और उनका ये कहना था कि कभी भी कोई नीड पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती। when he said that although no need is ever fully gratified, अगर सब्सटेंशियली भी सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब आपके पास रोटी, कपड़ा, घर और मकान है। अब आपका मकान 4 मंजिल का है या नहीं कोई मैटर नहीं करता, आपके पास मकान है, आपके सर पे छत है, तो आपकी नीड क्या है, सब्सटेंशियली सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर आपको वो नीड नो लॉन्गर मोटिवेट करेगी, फिर आप दूसरी नीड पे जाओगे। दूसरी नीड क्या है आपकी? दूसरी नीड है आपकी सेफ्टी नीड, कि अब आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। Thus, as each becomes substantially satisfied, the next need becomes dominant. जैसे जैसे एक need substantially satisfied होती जाती है, दूसरी need को पूरा करने की urge बढ़ती जाती है। So if you want to motivate someone, according to Maslow, you need to understand what level of hierarchy that person is currently on and focus on satisfying that need. This is the most important thing. This is the thing जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आएगी और आपको याद रखना ज़रूरी है। एज अ लीडर दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस एज अ लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, अगर आपको उस इंसान से कुछ काम कराना है, तो आपको उसका लेवल ऑफ नीड समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि उसे एग्जैक्टली चाहिए क्या। उससे फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए तो आप उसकी मॉनिटरी मदद करोगे या इन काइंड मदद करोगे। अगर उसको सेफ्टी नीड्स चाहिए तो आप उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट करोगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है देन यू विल फाइंड आउट कि कैसे उसको रेगुलर किया जा सकता है। अगर उसको सोशल नीड इम्पॉर्टेंट है तो देन यू विल ट्राई कि यू नो फ्रेंड सर्कल बने, टीम वर्क में काम करें। यहाँ तक तो आप काम कर सकते हो। जब ऊपर की दो नीड्स की बात होती है तो दीज आर बेसिकली इंट्रिंसिक, वी विल कम टू दिस। बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये जानना जरूरी है कि आप अगर किसी पर्सन को मोटिवेट करना चाहते हो तो आपको उसका लेवल ऑफ नीड पता होना जरूरी है। तभी आप उस पर्सन को वो बेनिफिट दे सकते हो जिससे वो मोटिवेट होके आगे वाले लेवल पे बढ़ेगा। Maslow separated the 5 needs into higher and lower orders. I have already explained this to you. Higher order needs are satisfied internally. Now, this is what I was talking about. कि जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रिकॉग्निशन वाली, सॉरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम वाली, ये इंट्रिंसिक नीड्स है। ये एक पर्सन के अंदर से आती हैं और वो ही इसको सेटिस्फाई कर सकता है। इसके लिए कोई इंड्यूसमेंट, कोई लीडर या मैनेजर नहीं दे सकता। लेकिन जो लोअर ऑर्डर नीड्स है ये एक्सटर्नली सेटिस्फाइड होती है। क्यों? क्योंकि ये दिस इज समथिंग विच इज इन द हैंड्स ऑफ योर सीनियर, दिस इज समथिंग विच इज इन द हैंड्स ऑफ योर बॉस। तो ये एक्सटर्नली सेटिस्फाई होने वाली नीड्स है। आपको पैसा चाहिए, आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, आपको टेन्योर चाहिए, ये एक्सटर्नली सेटिस्फाई होती है। तो लोअर ऑर्डर नीड्स आर समथिंग विच कैन बी हैंडल्ड बाय अ मैनेजर और बाय अ सीनियर। बट जो हायर ऑर्डर नीड्स है ये इंट्रिंसिक है, ये बंदा खुद ही से कर सकता है। आपको एमपीपीएससी क्लियर करना है, इसके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी मदद नहीं कर सकता। बेसिकली यू आर ओवर हियर, है ना। दो आपकी उससे बाकी की नीड सेटिस्फाई हो रही है, वो अलग बात है। बट अभी आपका ये है कि आपको अपने लिए एक अचीवमेंट अर्न करना है, क्योंकि अगर पैसे अर्न करना होता देयर आर मेनी वेज टू डू सो। अगर सेफ्टी नीड्स चाहिए होती तो देयर आर मेनी वेज टू डू सो। बेसिकली यू आर ओवर हियर, है ना, एस्टीम नीड पर। तो आपको वो अर्न करना है, नो वन कैन हेल्प यू, नीदर मी नॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये आपको ही करना है, आपको आंसर्स लिखना है, आपको समझना है, आपको अपना हार्ड वर्क पुट अप करना है। एंड दिस इज वेयर मैस्लो फेल्ड। नाउ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स पैसा नहीं है, सेफ्टी नीड नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है, पर एस्टीम पर काम कर रहे हैं।
है ना, एक अपना एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, अपने एम्बिशंस पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पैसे पापा से जाके लेते हैं रोज ना, बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर फन, दिस इज जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ दैट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इन द मोस्ट ईजी वे कि इस थ्योरी की प्रॉब्लम क्या थी। इस जो थिंकर है मैस्लो ने, इसने ये बता दिया कि ये है ना यूनिटरी डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शन में ये थ्योरी का सिस्टम काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी नीचे की नीड्स अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, स्टिल यू आर वर्किंग ऑन एस्टीम नीड। दैट मीन्स द थ्योरी इज नॉट इजीली एप्लीकेबल इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, ये इतना आसानी से काम नहीं कर रही है रियल लाइफ सिचुएशन में। दो द थ्योरी गॉट फेमस बिकॉज इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सबसे इजीली अंडरस्टैंडेबल थ्योरी है ये, बट रियल लाइफ सिचुएशन में इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी भी कंफ्यूजिंग है। एक तो यूनि डायरेक्शनल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी कभी एस्टीम आप सब अर्न कर लो, उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स फिर आ जाती हैं, उसके बाद आपको और पैसा चाहिए होता है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फिर आ जाती हैं। तो यूनि डायरेक्शनल वे में तो नीड्स काम नहीं करती। दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ऐसे जाएं, आपको एस्टीम नीड पहले आ गई, दो यू डोंट हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ मनी विथ यू। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विथ मैस्लोज थ्योरी कि ये रियल लाइफ सिचुएशन में ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता कि कैसे काम करना चाहिए। इसको एक वे में और लिख सकते हैं कि जो बाकी के नीड्स हैं, जो हमारी एस्टीम नीड, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स, स्पेशली ये नीचे की 3 नीड्स है, ये क्वांटिफाइबल है, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। दैट्स वाई देयर आर एक्सट्रिंसिक नीड्स ना, जो दूसरा इंसान बाहर से आप फुलफिल कर सकता है, ये क्वांटिफाइबल है। बट आपकी एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है, ये क्वालिटी बेस्ड है ना, these are qualitative needs, whereas the lower order needs are quantifiable needs, the other one are qualitative needs, and इसीलिए self actualization is a growth need। जो बाकी की नीड्स है ये डेफिसिट नीड्स है, मतलब किसी चीज की कमी है इसलिए आप इन नीड्स पे काम कर रहे हो। पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, यू आर ऑलरेडी फुलफिल्ड, यू आर ऑलरेडी सैचुरेटेड, बट आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ ग्रोथ नीड, whereas the rest of the needs are deficit based needs, कि किसी चीज की डेफिशिएंसी है इसलिए आप काम कर रहे हो। पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आप डेफिशिएंसी की वजह से काम नहीं कर रहे, आप इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच यू वोंट फाइंड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। ये ग्रोथ नीड एंड डेफिसिट नीड वाला पार्ट मैंने आपको इसका नेगेटिव और पॉजिटिव समझा दिया, इस थ्योरी का क्या है। थ्योरी इज वेल एक्सप्लेन, इससे ज्यादा इस थ्योरी में कुछ कवर नहीं करना। This is the most you can cover in this theory. Now, if you are able to understand the topics which I have covered today, and if you really want कि बाकी के topics cover हो, then you can comment down in the comment section of the video. And अगर लगता है कि if it is helping most of the aspirants, मैं ये पूरा topic cover करूँगी and I'll make more videos over it. Thank you so much.